हाँ, तो अपन बच्चों आज क्या है, वृक्क की संरचना उसका अध्ययन करेंगे कि वृक्क की संरचना है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। वर्ग एक जोड़ी होते हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि एक जोड़ी होते हैं। दूसरी विशेषता ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं सेम के बीज के आकार के होते हैं। जो चौला होता है सेम के बीज के आकार के होते हैं, यानी बीन शेप इस टाइप की होती है, किडनी शेप के। फिर उसके बाद आपको बताना है कि वर्ग होते हैं वो शरीर के उदर गुहा में पाए जाते हैं। उदर गुहा में शरीर के पृष्ठ पार्श्व भाग में, उदर गुहा में शरीर के पृष्ठ पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। उदर गुहा में शरीर के पृष्ठ पार्श्व भाग में, उदर गुहा में शरीर के पृष्ठ पार्श्व भाग में कशरुद्दंड के दाएं बाएं स्थित होते हैं। ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी है उसके लेफ्ट और राइट साइड में स्थित होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताना है वर्ग की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। मेसोडर्म स्तर है, एक जनन स्तर है, उससे वृक्क बनते हैं। फिर ये एक जोड़ी हो गए, मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। वर्ग किस तरह के होते हैं? मेटानेफ्रिक प्रकार के। और ये पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर की भित्ति से जुड़े होते हैं। एक झिल्ली होती है जिसका नाम होता है पेरिटोनियम झिल्ली, उस पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा ये उदर की भित्ति से जुड़े होते हैं। तो इसमें छोटे छोटे सवाल बन गए कि वर्ग कितने जोड़ी? एक जोड़ी है। मुख्य उत्सर्जी अंग है, आकार कैसा? सेब के बीज के आकार का। कहाँ स्थित है? कि ये कशरुद्दंड में रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं स्थित है। बच्चों को पता होना चाहिए वर्ग होते कहाँ है। पूछा वर्ग कहाँ है, हाथ लगाया कि यहाँ होते हैं, यहाँ तो मस्तिष्क होता है। तो आपको बताना वर्ग किडनी होती कहाँ है? शरीर के पृष्ठ पार्श्व भाग में होते हैं। फिर ये भ्रूण के मेसोडर्म से उत्पन्न होते हैं, मेटानेफ्रिक होते हैं, गहरे लाल रंग के होते हैं। इसका रंग कैसा होता है? ये गहरे लाल रंग के होते हैं। इनके ऊपर एक टोपी के समान संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं अधिवर्कक ग्रंथि। इनके ऊपर एक टोपी के समान संरचना होती है जिसे कहा जाता है अधिवर्कक ग्रंथि। अब इसकी बाहरी सतह उत्तल होती है और भीतरी सतह कैसी होती है? अवतल होती है। इसकी बाहरी सतह उत्तल है और भीतरी सतह अवतल है। इस अवतल सतह में एक गड्ढा पाया जाता है। यहाँ अवतल सतह, यहाँ एक गड्ढा है। इस गड्ढे को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। इसके द्वारा वर्ग धमनी अंदर प्रवेश करती है। इसके द्वारा क्या होगा? वर्ग धमनी और तंत्रिका है, तंतु है, वो अंदर प्रवेश करते हैं। और बाहर क्या निकलता है? वृक्क शिरा, मूत्र वाहिनी। वर्ग शिरा, मूत्र वाहिनी और आपको बताना है लसिका वाहिनी। ये तो निकलती है बाहर। इससे संरचनाएं बाहर क्या क्या निकलती हैं? वर्ग धमनी और तंत्रिका तंतु अंदर प्रवेश करते हैं। ये जो वर्ग धमनी और तंत्रिका तंतु हैं वो तो इसमें प्रवेश कर रहे हैं। वर्ग धमनी और तंत्रिका तंतु तो प्रवेश कर रहे हैं ऐसे। और बाहर क्या निकल रहा है? बाहर निकल रही है वर्ग शिरा। क्या निकल रही है? वर्ग शिरा, मूत्र वाहिनी और ये लसिका वाहिनी। इस तरह से ये संरचनाएं बाहर निकलती हैं। तो अपने नॉर्मल इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई क्या क्या होता है इसके अंदर। इसके बारे में ऐसे बताओ कि एक जोड़ी है, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है, सेम के बीज का आकार का है, उदर गुहा में शरीर के पृष्ठ पार्श्व भाग में कशरुद्दंड के दाएं बाएं स्थित होता है। उत्पत्ति का सवाल आता है कि वर्ग की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है? मेसोडर्म से। वर्ग होते हैं प्रोनेफ्रिक होता है, मेटानेफ्रिक होता है, मीजोनेफ्रिक होता है, मेटानेफ्रिक होता है। एक ये पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर की भित्ति से जुड़ा होता है। झिल्ली होती है पेरिटोनियम झिल्ली, उसके द्वारा ये उदर की भित्ति से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये गहरे लाल रंग के होते हैं, कोई नहीं पूछता है। ठीक है, इसकी बाहरी सतह उत्तल है और भीतरी सतह उत्तल है। अवतल सतह में एक गड्ढा होता है जिसको हाइलम कहते हैं। वर्ग धमनी इसमें प्रवेश करती है, तंत्रिका तंतु इसमें प्रवेश करती है, वर्ग शिरा, मूत्र वाहिनी और लसिका वाहिनी इसके द्वारा बाहर निकलती हैं। तो ये वर्ग की संरचना का नॉर्मल इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन वर्ग का जब क्षैतिज अनुदैर्ध्य काटेंगे तो इसके दो भाग दिखाई देंगे, कॉर्टेक्स और मेडुला, उनका अध्ययन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने बच्चों इसका। अब अपन इसके दो भाग हैं उनका अध्ययन करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिले इसका फायदा। अब है वर्ग की संरचना। वर्ग की संरचना में ऐसे है कि वर्ग के चारों तरफ सहज उत्तक का आवरण पाया जाता है, मोटा आवरण होता है सहज उत्तक का। वर्ग के चारों ओर सहज उत्तक का मोटा आवरण पाया जाता है। इस तरह से वर्ग है।
इसके चारों तरफ सहज ऊतक का मोटा आवरण पाया जाता है, जिसको कहते हैं वर्ग संपुट। क्या कहते हैं? वर्ग संपुट। तो वर्ग के चारों तरफ सहज ऊतक का आवरण पाया जाता है, वर्ग के चारों तरफ वर्ग सहज ऊतक का आवरण पाया जाता है, इसको कहते हैं वर्ग संपुट, रीनल कैप्सूल। अब इसका क्षैतिज अनुदैर्ध्य काटते हैं तो इसमें दो भाग दिखाई देते हैं। बाहरी भाग को कहते हैं वल्कुट और भीतरी भाग को कहते हैं मध्यांश। दो भाग दिखाई देते हैं, एक होता है जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स और दूसरा होता है जिसको कहते हैं मेडुला। तो इसके दो पार्ट दिखाई देते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब ये वल्कुट भाग इसका बाहरी भाग है, ये कणिकामय होता है। ये वल्कुट भाग इसका भाग कैसा है? पहली विशेषता बताओगे, ये बाहरी भाग होता है वल्कुट भाग, जिसको अपन कॉर्टेक्स कह रहे हैं, ये कणिकामय दिखाई देता है। ये कणिकामय क्यों दिखाई देता है? इसमें क्या होती है? मैलपिंगी कणिकाएं, मैलपिंगी कोष पाए जाते हैं। मैलपिंगी कोष वर्क नलिका का भाग है, नेफ्रॉन का भाग है। मैलपिंगी कोष के कारण ये कणिकामय होता है। ये गहरे लाल रंग का होता है। कैसा होता है? गहरे लाल रंग का। मेडुला भाग भीतरी भाग है, मेडुला भाग भीतरी भाग होता है। इसमें हेनले का लूप और संग्रह नलिका पाई जाती है। इसमें हेनले का लूप होता है और संग्रह नलिका स्थित होती है। ये संग्रह नलिका और हेनले लूप दोनों किसके भाग है? नेफ्रॉन के भाग है। एक वर्ग के अंदर लगभग 10 से 12 लाख वर्ग नलिकाएं होती हैं। एक वर्ग के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं, वर्ग नलिकाएं होती है, वर्गाणु कहते हैं जिनको। ये क्या है? वर्ग की संरचना और क्रियात्मक इकाई है। एक नेफ्रॉन है, उसका डायग्राम अपन देख रहे हैं। ये क्या है? ये बोमेन संपुट है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है। इस तरह से ये हेनले का लूप है, फिर ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है, फिर ये संग्रह नलिका है। ये वाला भाग होता है वो कॉर्टेक्स में होता है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में क्या होगी? समीपस्थ कुंडलित नलिका होगी। क्या होगी? समीपस्थ कुंडलित नलिका कॉर्टेक्स में होगी, और फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका भी कॉर्टेक्स में होगी। समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका दोनों कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका दोनों कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं। अब इसमें सवाल जो पुटअप होता है वो होता है बेलनी की नलिका और पिरामिड्स, वो आपको समझाते हैं। तो अपन ने वर्ग की संरचना में सबसे पहले आपने देखा कि वर्ग के चारों ओर सहज ऊतक का आवरण पाया जाता है, जो एक छिलके के समान होता है। वर्ग के चारों ओर सहज ऊतक का आवरण पाया जाता है जो एक छिलके के समान होता है, जिसको कहते हैं वर्ग संपुट। अब इसका जब क्षैतिज अनुदैर्ध्य काटा, जब इसका क्षैतिज अनुदैर्ध्य काटा तो इसके दो स्तर दिखाई दिए। एक स्तर का नाम अपन हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब इसका काटा इस तरह से, तो इसके दो भाग दिखाई दिए। बाहरी भाग को अपन ने कहा वल्कुट और भीतरी भाग को कहा मध्यांश। ये बाहरी भाग है जिसको अपन कॉर्टेक्स कह रहे हैं, ये भीतरी भाग है जिसको अपन मेडुला कह रहे हैं। कॉर्टेक्स भाग में 3-4 लाइनें याद करनी है कि ये बाहरी भाग होता है कणिकामय होता है। ये बाहरी भाग ये कणिकामय है। कणिकामय क्यों है? मैलपिंगी कोष के कारण कणिकामय है। ये मैलपिंगी कोष है, ऐसे 10 से 12 लाख इसमें मैलपिंगी कोष होते हैं। इसके कारण ये कणिकामय दिखाई देता है। ये गहरे लाल रंग का होता है। इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका भी पाई जाती है। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है। ये हेनले का लूप और दूरस्थ संग्रह नलिका किसमें पाई जाती है? हेनले का लूप और संग्रह नलिका पाए जाते हैं मध्यांश में। किसमें पाए जाते हैं? मेडुला में। ये हेनले का लूप है, ये संग्रह नलिका है। तो संग्रह नलिका और हेनले का लूप, संग्रह नलिका और हेनले का लूप कहाँ होता है? संग्रह नलिका और हेनले का लूप दोनों पाए जाते हैं मध्यांश के अंदर। अब इसके बाद ये कॉर्टेक्स भाग होता है, ये जगह जगह पे मेडुला में धसा होता है। ये कॉर्टेक्स भाग जगह जगह पे यूं मेडुला में धसा होता है इस तरह से। ये कॉर्टेक्स भाग जगह जगह से मेडुला में धसा होता है। इनको कहा जाता है बर्टीनी के वर्ग स्तंभ। बर्टीनी के वर्ग स्तंभ। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बर्टीनी के वर्ग स्तंभ क्या है? तो आप बताओगे वल्कुट भाग मध्यांश में धसा होता है। 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 इसे कहते हैं बर्टीनी के वर्ग स्तंभ। अब ये जगह जगह पे क्या होता है? मेडुला होता है वो भी कॉर्टेक्स में ऐसे उभरा रहता है। मेडुला भी क्या होता है? ऐसे कॉर्टेक्स में उभरा रहता है। इसको कहते हैं पिरामिड्स। क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड क्या है? पिरामिड ऐसे हैं कि ये मध्यांश भाग किसमें उभरा हुआ है? मध्यांश भाग उभरा हुआ है वल्कुट भाग में, उसको कहा जाता है पिरामिड। क्या कहा जाता है?
मनुष्य के अंदर 9 से 12 पिरामिड होते हैं। कितने होते हैं? 9 से 12 पिरामिड पाए जाते हैं। ये उभरा हुआ भाग, इसको तो कह रहे हैं काले काले कलर का पिरामिड, यानी मेडुला भाग किस में धस गया? कॉर्टेक्स में, इसको कहा पिरामिड। और ये पिरामिड है, इसी के पास में आपको दिख रहा है कॉर्टेक्स मेडुला में धस गया है। इसको अपन ने कहा बर्टीनी के वर्ग स्तंभ। ये वैज्ञानिक था बर्टीनी एक वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी। तो बर्टीनी के वर्ग स्तंभ याद रखना है। और इस तरह से ये आपके वर्ग की संरचना पूरी हो गई। तो आपसे जैसे ही पूछा वर्ग की संरचना समझाओ, तो आपने क्या एक्सप्लेन कर दिया है? आपने बताया कि भाई वर्ग के दो भाग है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स भाग आपको कैसा होगा? बाहरी भाग होगा, ये कणिकामय होगा। मेलपिंगी कोष के कारण ये कणिकामय होता है, ये गहरे लाल रंग का होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर समीपस्थ कुंडलित नलिका और इसके अंदर दूरस्थ कुंडलित नलिका भी पाई जाती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका दोनों पाई जाती हैं। अब मेडुला भाग भीतरी भाग है, इसमें हेल्दे का लूप और संग्रह नलिका उपस्थित है। यानी एक वर्ग के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का एक डायग्राम बनाया मैंने आपके सामने। अब इसमें दो सवाल आता है, पिरामिड क्या है और बर्टीनी के वर्ग स्तंभ क्या है। तो ये कॉर्टेक्स जगह जगह पे मेडुला में धस गया और मेडुला भाग जगह जगह कॉर्टेक्स में धस गया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेडुला भाग उभर गया, उसको कहा पिरामिड। तो पिरामिड थोड़े उभरे हुए होते हैं, यानी उभरी हुई संरचना होती है, उसको कहते हैं पिरामिड। और बर्टीनी के वर्ग स्तंभ रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या है? मेडुला भाग कॉर्टेक्स में धसा हुआ है। मेडुला भाग किस में धसा हुआ है? कॉर्टेक्स में, उसको पिरामिड का। तो कॉर्टेक्स भाग भी मेडुला के अंदर धसा हुआ है, उसको अपन ने कह दिया बर्टीनी के वर्ग स्तंभ। और मेडुला भाग ऊपर गया, उसको कह दिया पिरामिड। ये अपने को ध्यान रखना है। अब कमेंट बॉक्स में आपसे एक सीधा सा सवाल, सिंपल सा सवाल पूछूंगा, आपने ये पढ़ा होगा। तो आपसे सीधा सवाल पुटअप होता है कि वर्ग के अंदर कितने पिरामिड पाए जाते हैं मनुष्य के वर्ग के अंदर। आपने अगर ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दूसरा सवाल है, एक वर्ग के अंदर कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं और वर्ग की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन एक नया चैप्टर लेके आएंगे, मानव में उत्सर्जन तंत्र, उसका अध्ययन करेंगे। मानव में उत्सर्जन तंत्र है, सबसे पहले अपन उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उत्सर्जन किसे कहते हैं। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे वृक्क की संरचना है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे उत्सर्जन के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं। फिर वर्ग नलिका की संरचना है। फिर मूत्र का निर्माण की क्रियाविधि है। फिर आखिर में क्या है, ये जो रुधिर अपोन है जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे। तो ये एक यूनिट 4 है जो मानव कार्य की है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसमें एक टॉपिक है मानव में उत्सर्जन तंत्र। ये आपके बहुत काम का चैप्टर है। इसमें उत्सर्जन से संबंधित समस्त घटनाओं का आपको अध्ययन करवाया जाएगा। ये चैप्टर आपको अच्छी तरह याद कर लेना है, कहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है। छोटे छोटे सवाल भी इसमें बनते हैं, बड़ा सवाल भी आता है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को दबाइए, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। आप लोग मेहनत करते रहिए। ये लॉकडाउन लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत करनी बंद करनी है। आपको लगातार मेहनत करनी है, रोज आपको एक न एक वीडियो देखना है और नोट्स बनाने हैं। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो अच्छी बात है। मैं इस वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन भी लिखने हैं। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मैं वीडियो दूं और आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैं और भी कुछ करने की सोच रहा हूं। आप लोग बताइए वीडियो में क्लियरिटी कैसी है और वीडियो है उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। तो अपन सबसे पहले मानव में उत्सर्जन तंत्र है उसका अध्ययन करेंगे। मानव में उत्सर्जन तंत्र है उसका अपन अध्ययन करना शुरू करते हैं। मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव का उत्सर्जन तंत्र है, उसमें सबसे पहले क्या है, उत्सर्जन की परिभाषा आती है कि व्हाट इज द उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन का मतलब है अपशिष्ट और अवांछनीय पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन करना। अपशिष्ट और अवांछनीय पदार्थ हैं, अपशिष्ट और अवांछनीय पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन किया जाता है। अपशिष्ट और अवांछनीय पदार्थों का
शरीर से बाहर निष्कासन करना, शरीर से बाहर निष्कासन करना उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन की परिभाषा हो गई कि शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट और अवांछनीय पदार्थ बनते हैं, इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। यानी हमारे शरीर में दिन भर में हम खाना खाते रहते हैं तो उत्सर्जित पदार्थ बनते रहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं, उनको बाहर निकालने की क्रिया को कहा जाता है उत्सर्जन। अब उत्सर्जन में प्रमुख जो अंग भाग लेते हैं उसमें मुख्य उत्सर्जी अंग का नाम होता है वृक्क, जो मेन उत्सर्जी अंग है उसका नाम होता है वृक्क। इसके अलावा अपन कहते हैं यकृत एक सहायक उत्सर्जी अंग है, त्वचा एक सहायक उत्सर्जी अंग है, फेफड़े ये क्या है, सहायक उत्सर्जी अंग है। ये फेफड़े होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं, त्वचा से पसीना निकलता, पसीने के साथ जल और आयन निकल जाते हैं। यकृत होता है विषैले अमोनिया को कम विषैले यूरिया में बदलता है ऑर्निथीन चक्र द्वारा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल बन गया कि विषैला जो अमोनिया होता है वो कम विषैले यूरिया में बदलता है, कौन से चक्र द्वारा, ऑर्निथीन चक्र द्वारा। ऑर्निथीन चक्र कहाँ संपन्न होता है, यकृत में संपन्न होता है। अब आखिर ये उत्सर्जित पदार्थ हमारे शरीर में बनते क्यों हैं? हम दिन भर में खाना खाते हैं उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है। हम जो दिन भर में खाना खाते हैं उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन प्रोटीन खाते हैं, जो दाल वगैरह खाते हैं, उसके उपापचय से क्या होता है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। जो प्रोटीन वगैरह खाते हैं उनसे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अब सवाल यहाँ से पुटअप होता है कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखो। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के नाम है यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया। यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया तीनों क्या है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ किसके उपापचय से बनते हैं, जब प्रोटीन का उपापचय क्रिया होती है। जब प्रोटीन का उपापचय क्रिया होती है तो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। और जब वसा और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, लेकिन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, ये तीनों क्या होते हैं, शरीर से बाहर निष्कासित किए जाते हैं हमारी किडनी द्वारा। तो उत्सर्जन की परिभाषा हो गई, अपशिष्ट और अवांछनीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क। वृक्क द्वारा क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। यकृत, त्वचा, फेफड़े भी सहायक उत्सर्जी अंग है। अब वसा, कार्बोहाइड्रेट का जब उपापचय होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। और जब प्रोटीन का उपापचय होता है तो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। शरीर में होने वाली समस्त जीव रासायनिक क्रियाओं को अपन उपापचय के नाम से जानते हैं। जितनी भी शरीर में जीव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन सब जीव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। ये दो तरह की होती है, अपचय और उपचय, यानी निर्माणकारी और विघटनकारी। ठीक है बच्चों, तो ये उत्सर्जन का नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। अब उत्सर्जन के आधार पर प्राणी तीन तरह के होते हैं। उत्सर्जन के आधार पर प्राणी कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला प्राणी होता है जिसको कहा जाता है अमोनोटैलिक। तीन तरह के प्राणी होते हैं, अमोनोटैलिक, दूसरे होते हैं यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक, और तीसरे होते हैं यूरिकोटैलिक। तो तीन तरह के प्राणी होते हैं। एक का नाम होता है अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, तीन तरह के प्राणी हैं। अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कहते हैं अमोनोटैलिक। और वे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो किसका उत्सर्जन करते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कहते हैं यूरियोटैलिक। और वे प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कहते हैं यूरिकोटैलिक। क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो प्राणी कितने तरह के हो गए, तीन तरह के हो गए, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब अमोनोटैलिक वे प्राणी होते हैं इसमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अमोनिया एक बहुत विषैला पदार्थ है, सर्वाधिक विषैला पदार्थ होता है, इसको शरीर से तुरंत बाहर निकालना पड़ता है।
और इसके निकालने के लिए पानी की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ये कम विषैला पदार्थ है और इसके निष्कासन के लिए पानी की सीमित मात्रा की आवश्यकता होती है, ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसका उदाहरण आप बताओगे, जैसे मनुष्य है, क्या है, मनुष्य है, जैसे स्तनधारी है, क्या है, मनुष्य है, जैसे स्तनधारी है। खरगोश है, क्या है, खरगोश है, जैसे मेंढक है, क्या है, मेंढक है। इसी तरह से जैसे ऊंट है। ये सब क्या होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं। अस्थिर मछलियां और उपास्थि मछलियां हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ एग्जाम्पल, और इसके जो यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ये बहुत कम पानी पीते हैं, ये बहुत कम पानी का उपयोग करते हैं और यूरिक अम्ल को ठोस रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। यूरिक अम्ल को क्रिस्टल रूप में शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। यहां से सवाल पुटअप होता है कि तीनों में से ऐसे कौन से प्राणी हैं जिनको सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। यूरिकोटैलिक प्राणियों को सबसे पानी की कम आवश्यकता होती है। ये यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालते हैं और बहुत कम पानी पीते हैं। यूरिक अम्ल को क्रिस्टल रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। इनको कहा जाता है यूरिकोटैलिक। क्या कहा जाता है, यूरिकोटैलिक कहा जाता है। यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये क्या करते हैं, ठोस रूप में शरीर से बाहर मूत्र को निकालते हैं। मूत्र इनका मुख्यतः ठोस रूप से शरीर से बाहर निकलता है। जैसे आपने सांप को कम पानी पीते हुए देखा होगा। छिपकली होती है, वो कम पानी पीती है। सांप है, छिपकली है, जैसे अपन मक्खी मच्छर है, कीट है, ये बहुत कम पानी पीते हैं। ये सब यूरिकोटैलिक है, क्या है। लेकिन बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में पानी पीते हैं, जैसे प्रोटोजोआ है, ये जैसे पोरीफेरा है, सिलेंटेटा है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, इकाइनोडर्मेटा, ये सब कैसे प्राणी होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं। तो इन तीनों में डिफरेंट ये है कि अमोनोटैलिक की विशेषता है कि ये बहुत ज्यादा पानी पिएंगे। पानी पिया, अमोनिया बाहर, पानी पिया, अमोनिया बाहर, यानी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और अमोनिया निकालने के लिए क्या करते हैं, शरीर के अंदर पानी से ज्यादा उपयोग करते हैं और पानी निकाल देते हैं। सॉरी, पानी के साथ अमोनिया निकाल देते हैं। ये अमोनिया सर्वाधिक विषैला पदार्थ है। इसके निष्कासन के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। यूरियोटैलिक प्राणी होते हैं, ये यूरिया को शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे मनुष्य क्या करता है, एक दिन भर में लगभग 2 ग्राम यूरिया बाहर निकालता है, 1.5 से 2 लीटर यूरिन त्यागता है। तो वो क्या करता है, बहुत कम मीडियम पानी पीता है, ना कम ना ज्यादा। ये सीमित मात्रा में पानी पीता है। ये कम विषैला पदार्थ है अमोनिया, यूरिया। इसलिए मनुष्य है, स्तनधारी है, मेंढक है, ऊंट है, अस्थिर और उपास्थि मछलियां हैं। यूरिकोटैलिक प्राणी ऐसे प्राणी होते हैं जो मूत्र के साथ यूरिक अम्ल को निकालते हैं, यानी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ये बहुत कम पानी पीते हैं। यूरिक अम्ल को ठोस रूप में या क्रिस्टल रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। इनका मूत्र ठोस होता है, गाढ़ा होता है, जैसे पक्षी है, जैसे अपन कहेंगे छिपकली है, सांप है। इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पक्षी, क्या है, पक्षी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आपको यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक उत्सर्जन के आधार पर 3 तरह के प्राणी होते हैं। ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसमें से क्वेश्चन पुटअप हो तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक। अपन आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है वर्क नलिका की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना उसको समझाएंगे आपको। वर्क नलिका की संरचना है, वर्क नलिका है जिसको अपन कहते हैं नेफ्रॉन। वर्क नलिका की संरचना का अपन अध्ययन करेंगे। वर्क नलिका की संरचना यानी नेफ्रॉन है, इसके कई नाम होते हैं। नेफ्रॉन भी कहते हैं इसको, वर्काणु भी कहते हैं। ये वर्ग की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहला पॉइंट तो ये वर्ग की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, यानी वर्ग का ये निर्माण करती हैं और इसके अंदर मूत्र बनता है, तो ये क्रियात्मक इकाई हो गई। ये वर्ग की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। ये अपने ध्यान रखना है कि ये वर्ग की कैसी इकाई है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। फिर उसके बाद ये नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है मैलपिंगी कोष। पहला पार्ट है जिसका नाम है मैलपिंगी कोष। एक वर्ग के अंदर 10 से 12 लाख वर्ग नलिकाएं होती हैं। एक वर्ग के अंदर कितनी वर्ग नलिकाएं होती हैं, 10 से 12 लाख होती है। वर्ग की संरचना क्रियात्मक इकाई है।
इसके 3 भाग है, मैलपिंगी कोष, गिरवा और स्त्रावी नलिका। ठीक है, इसके 3 भाग है, मैलपिंगी कोष, गिरवा और स्त्रावी नलिका। अब एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा पूरा क्या है ये। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि मैलपिंगी कोष है, इस नेफ्रॉन का एक डायग्राम बता रहे हैं। ये अभिवाही वर्ग धमनी है, ये अपवाही वर्ग धमनी है, इसके बीच में ये केशिका गुच्छ है। फिर उसके बाद में अपन बना रहे हैं ये वर्ग, ये बोमेन संपुट है। बोमेन संपुट के बाद ये भाग है गिरवा, फिर ये समीपस्थ कुंडित नलिका है। इस तरह से ये समीपस्थ कुंडित नलिका है। फिर उसके बाद ये हैंडले का लूप है। ये क्या है? हैंडले का लूप है। ये हैंडले का लूप है। फिर ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है और ये क्या है? संग्रह नलिका है। इस तरह के एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, अलग अलग भाग है। इसको कहते हैं केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ, ये पहला भाग है जिसका नाम है केशिका गुच्छ। ये दूसरा भाग है जिसका नाम है बोमेन संपुट, ये प्याले जैसा है बोमेन संपुट। फिर ये है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है। ये क्या है? ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है। फिर उसके बाद ये हैंडले का लूप है। क्या है? ये हैंडले का लूप है। फिर उसके बाद ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका है। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है और ये संग्रह नलिका है। क्या है? ये संग्रह नलिका है। ये अलग अलग भाग आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला भाग हो गया केशिका गुच्छ, दूसरा भाग हो गया बोमेन संपुट। केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? मैलपिंगी कोष। फिर ये बहुत अल्पविकसित भाग है जिसका नाम आपको बताना गिरवा है। फिर ये स्त्रावी नलिका, स्त्रावी नलिका का पहला भाग है जिसको अपन कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। पहला भाग होता है जिसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। दूसरा भाग होता है जिसको अपन कहते हैं हैंडले लूप, हैंडले का लूप। तीसरा भाग है जिसको अपन कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और चौथा भाग होता है जिसको अपन कहते हैं संग्रह नलिका। तो इसके 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग है। ये आपको डायग्राम समेत याद करना है। अपन एक एक भाग का अलग अलग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अब ये जो अपन देख रहे हैं, ये अभिवाही वर्ग धमनी है, ये अपवाही वर्ग धमनी। इसके समानांतर ये 50 से 60 केशिका गुच्छ है, समानांतर केशिकाओं का जाल है जिसको अपन कहते हैं केशिगुच्छ। अब इसके चारों तरफ ये रक्त वाहिनियों का जाल होता है जिसको परिनली के केशिके जाल कहते हैं। इसके चारों तरफ ये रक्त केशिकाओं का जाल है जिसको अपन परिनली के केशिके जाल के नाम से जानते हैं। ये वसा रेक्टा हैंडले लूप के चारों तरफ इसको वसा रेक्टा कहते हैं। इस तरह से परिनली के केशिके जाल है। क्या है? ये परिनली के केशिके जाल है। इस तरह से इसके चारों तरफ ये खून की वाहिनियां होती है, वो बहती रहती हैं। जो भी वर्ग नलिका के अंदर पदार्थ है वो सब इसमें आ जाएंगे। तो ये परिनली के केशिके जाल है। क्या है? परिनली के केशिके जाल है। और ये वसा रेक्टा है, हैंडले लूप चारों ओर जो परिनली के केशिके जाल है उसको वसा रेक्टा के नाम से जानते हैं। तो अपन ने वर्ग की संरचना में सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, एक वर्ग के अंदर 10 से 12 लाख वर्ग नलिकाएं होती हैं। ये वर्ग की संरचना क्रियात भी कई हैं। पहला भाग है मैलपिंगी कोष, दूसरा भाग है गिरवा और तीसरा भाग है स्त्रावी नलिका। अब ये मैलपिंगी कोष है और ये गिरवा है, स्त्रावी नलिका। तो अपन एक एक भाग है उसका अध्ययन करेंगे। मैलपिंगी कोष का अध्ययन करेंगे पहले, फिर गिरवा का अध्ययन करेंगे, फिर स्त्रावी नलिका का अध्ययन करेंगे। तो अपन एक एक भाग है उसको पढ़ते जाएंगे। डायग्राम है उसको आप बना लो। अब अपन मैलपिंगी कोष है उसका अध्ययन करेंगे। मैलपिंगी कोष क्या है? वर्ग नलिका का मैलपिंगी कोष है उसका अपन अध्ययन करेंगे। मैलपिंगी कोष के बारे में, मैलपिंगी कोष के बारे में आपको बताते हैं क्या होता है। मैलपिंगी कोष एक कणिकामय संरचना होती है। मैलपिंगी कोष है, ये कणिकामय संरचना है, ये कणिकामय संरचना होती है। ये कॉर्टेक्स भाग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ये कणिकामय संरचना होती है, कॉर्टेक्स भाग के अंदर पाई जाती है। ये कॉर्टेक्स भाग के अंदर पाई जाती है। फिर आप बताओगे ये मैलपिंगी कोष है वो कणिकामय संरचना के 2 भाग है। पहला भाग जिसको कहते हैं केशिका गुच्छ,
केशिका गुच्छ, जिसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और दूसरा भाग होता है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। अब केशिका गुच्छ आपको बताते हैं, ये अभिवाही वर्ग धमनी है जो रक्त को लेके आती है। अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेके आती है जिसका व्यास थोड़ा ज्यादा है। ये अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेकर आ रही है। ये अभिवाही वर्ग धमनी क्या कर रही है, रक्त को लेके आ रही है। और अपवाही वर्ग धमनी से रक्त जा रहा है। ठीक है, अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेके आ रही है, अपवाही वर्ग धमनी से रक्त जा रहा है। इसके बीच में 50 से 60 समानांतर केशिकाओं का गुच्छ होता है। इसके बीच में 50 से 60 समानांतर केशिकाएं होती हैं। इसके बीच में अभिवाही वर्ग धमनी और अपवाही वर्ग धमनी के बीच में 50 से 60 समानांतर रक्त केशिकाओं का जाल होता है। रक्त केशिकाओं का जाल होता है, रक्त केशिकाओं का जाल होता है, उसे कहा जाता है केशिका गुच्छ। तो केशिका गुच्छ मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई क्या हुआ, अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेके आ रही है, अपवाही वर्ग धमनी से रक्त जा रहा है। इसके बीच में 50 से 60 समानांतर रक्त केशिकाओं का जाल है, उसको अपन ने कहा केशिका गुच्छ। अब एक प्याले जैसी संरचना है, इस प्याले जैसी संरचना को कहते हैं बोमेन संपुट। ये कीपाकार संरचना होती है। अब इसके दीवार के दो स्तर हैं। बाहरी स्तर होता है वो सल्की उपकला का बना होता है। इस बोमेन संपुट की दीवार के दो स्तर हैं। बाहरी स्तर है जो किसका बना हुआ है, सल्की उपकला का। बाहरी स्तर किसका बना होता है, सल्की उपकला का बना हुआ। इस तरह से ये सल्की उपकला का बाहरी स्तर बना हुआ है। बाहरी स्तर सल्की उपकला का बना होता है और भीतरी स्तर घनाकार उपकला कोशिकाओं का बना होता है। भीतरी स्तर किसका बना हुआ है, इस तरह से घनाकार उपकला कोशिकाओं का बना हुआ है। तो इसके दो स्तर आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगे। बाहरी स्तर होगा सल्की उपकला का होगा, भीतरी स्तर घनाकार उपकला का बना होगा। इन घनाकार उपकला कोशिकाओं को अपन कहते हैं पोडोसाइट कोशिका। ये क्वेश्चन आता है, पोडोसाइट कोशिका कहाँ पाई जाती है? पोडोसाइट कोशिका पाई जाती हैं बोमेन संपुट में। कहाँ पाई जाती हैं? बोमेन संपुट में। तो ये घनाकार उपकला कोशिका, बाहर वाला स्तर है वो सल्की उपकला का बना हुआ, इस तरह से बाहर वाला स्तर सल्की उपकला का बना हुआ है। और भीतरी स्तर किसका बना हुआ है? भीतरी स्तर आपको बताना है घनाकार उपकला का बना हुआ है। इसको अपन कहते हैं पोडोसाइट स्तर। ये पोडोसाइट कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब पोडोसाइट कोशिकाएं होती हैं, इन पे अंगुली के समान ऐसे उभार होते हैं। इनके ऊपर ये अंगुली के समान उभार होते हैं, इन्हें कहते हैं ट्रेबेकुले के पर्वत। इनके ऊपर अंगुली के समान ऐसे उभार पाए जाते हैं, इन उभार को कहते हैं ट्रेबेकुले के पर्वत। ऐसे अंगुली के समान उभार है, ये अंगुली के समान उभार है, इन्हें कहा जाता है ट्रेबेकुले के पर्वत। तो ये जो पोडोसाइट कोशिका, इसके ऊपर अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं, अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं ट्रेबेकुले के पर्वत। ट्रेबेकुले के पर्वत, ये ट्रेबेकुले के पर्वत होते हैं। ये क्या करते हैं, इसके ऊपर लिपटे रहते हैं, केशिका गुच्छ पे यूं आके लिपट जाते हैं। ये ऐसे केशिका गुच्छ पे ऊपर लिपट जाते हैं और ये केशिका गुच्छ को क्या करते हैं, एक इसके अंदर बनाए रखते हैं। इसको एक फिक्स जगह पे यहाँ क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। अब क्या होता है, इसमें एक सवाल आता है ग्लोमेरुलस झिल्ली। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, ग्लोमेरुलस झिल्ली क्या है? तो ग्लोमेरुलस झिल्ली किसकी बनी होती है? ग्लोमेरुलस झिल्ली सामान्य झिल्ली की तुलना में 20 गुना अधिक पारगम्य होती है। एक सामान्य झिल्ली की तुलना में ये 20 गुना अधिक पारगम्य होती है। इसमें छिद्र पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? महीन छिद्र पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलस झिल्ली होती है वो एक सामान्य झिल्ली की तुलना में 20 गुना अधिक पारगम्य है। इसमें महीन छिद्र पाए जाते हैं। इसका निर्माण किससे होता है? जो ये ग्लोमेरुलस झिल्ली है, इसका निर्माण होता है रक्त केशिकाओं और पर्वर्त के मिलने से। ये जो रक्त केशिका और जो पर्वर्त होते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण करते हैं। रक्त केशिका और जो उभरे हुए पर्वर्त है, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, इस ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण होता है। इसके कारण रक्त क्षमता रहता है। इसके कारण रक्त क्या होगा, क्षमता रहेगा। तो मेलपिंगी कोश पूरा हो गया है। मेलपिंगी कोश है कणिका में संरचना है, ये कॉर्टेक्स भाग में स्थित होती है। इसके दो भाग है, केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट। केशिका गुच्छ की विशेषता ये है कि केशिका गुच्छ है वो रक्त केशिकाओं का जाल है। 50 से 60 समानांतर रक्त केशिकाएं पाई जाती है जाल के रूप में। इसको कहते हैं केशिका गुच्छ। अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेकर आ रही है,
अपवाही वर्ग धमनी का रक्त जा रहा है, अभिवाही का व्यास अधिक है, अपवाही का व्यास कम है, उन दोनों के बीच में 50 से 60 समानांतर रक्त केशिकाओं का जाल है, उसको कहते हैं केशिका गुच्छ। अब ये प्याले के समान संरचना है, उसको कहा जाता है बोमेन संपुट, कीपाकार संरचना को। इसकी दीवार के दो स्तर है, बाहरी स्तर सल्की उपकला का बना हुआ है और भीतरी स्तर घनाकार उपकला का बना हुआ है। तो घनाकार उपकला का बना हुआ उस पे कृष्ण सीधा बुटक होता है। घनाकार उपकला के बने हुए स्तर को क्या कहते हैं? घनाकार बने हुए उपकला के स्तर को कहते हैं पोडोसाइट कोशिकाओं के स्तर। पोडोसाइट कोशिकाओं के ऊपर अंगुली के समान ऐसे उभार पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाए जाते हैं, उनको कहते हैं ट्रेबेकुला के प्रवर्ध। अब आता है ग्लोमेरुलर झिल्ली क्या है? ये 20 गुना अधिक पारगम्य होती है सामान्य झिल्ली की तुलना में। इसमें महीन छिद्र पाए जाते हैं जिसके कारण रक्त क्षमता रहता है। इससे ये रक्त केशिका और जो उभरे हुए प्रवर्ध है उन दोनों के मिलने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब अपन इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे मैलपिंगी कोष के बाद में गिरवा। गिरवा बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, अविकसित पार्ट है, इसके बारे में ज्यादा वर्णन है नहीं। इसमें सिर्फ एक याद रखनी है कि इसमें पक्षमा उपकला पाई जाती है। वर्ग नलिका का अगला भाग जिसका नाम होता है गिरवा। गिरवा बताओगे अविकसित भाग है। कुछ किताब वाले इसका वर्णन भी नहीं करते हैं, कुछ इसका वर्णन करते हैं। इसमें एक लाइन दे देते हैं ये अविकसित भाग है, बात खत्म हो जाती है, और एक लाइन लिख देते हैं इसमें पक्षमा उपकला पाई जाती है। ये पक्षमा उपकला क्या करती है? जो ग्लोमेरुलस निस्यंद बनता उसकी गति में सहायता करती है। जो ग्लोमेरुलस निस्यंद बनता उसकी गति में सहायता करती है। अब ये गिरवा पूरा हो गया है। गिरवा के बाद अगला भाग आता है जिसका नाम होता है स्त्रावी नलिका। स्त्रावी नलिका। अब अपन स्त्रावी नलिका पढ़ेंगे। स्त्रावी नलिका का पहला भाग है जिसको कहते हैं समीपस्थ पुंडलिक नलिका। पहला भाग है जिसका नाम है समीपस्थ पुंडलिक नलिका। दूसरा भाग है जिसका नाम है हेनले का लूप, हेनले का लूप। और तीसरा भाग है जिसको कहते हैं दूरस्थ पुंडलिक नलिका, दूरस्थ पुंडलिक नलिका। और चौथा भाग होता है जिसको कहते हैं संग्रह नलिका, संग्रह नलिका। ये भाग पाए जाते हैं समीपस्थ पुंडलिक नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ पुंडलिक नलिका और संग्रह नलिका। अब एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से अलग अलग भाग देखेंगे। गिरवा में इतना याद करना है, यह विकसित भाग है और इसमें पक्षमा उपकला पाई जाती है जो गति में सहायता करती है। तीसरा भाग है स्त्रावी नलिका। इसमें पहला भाग है समीपस्थ पुंडलिक नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ पुंडलिक नलिका और संग्रह नलिका। 4 भाग है। अब अपन स्त्रावी नलिका है, वर्ग नलिका की संरचना में जो भाग है स्त्रावी नलिका उसका अध्ययन करेंगे कि स्त्रावी नलिका क्या है। तो अपन स्त्रावी नलिका के बारे में जैसे ही अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा वर्ग नलिका के 3 भाग है। पहला भाग है मैलपिंगी कोष, मैलपिंगी कोष। दूसरा भाग है जिसका नाम है गिरवा। तीसरा भाग है जिसको अपन कह रहे हैं स्त्रावी नलिका, स्त्रावी नलिका। अब मैलपिंगी कोष के 2 भाग पढ़े अपन ने। एक पढ़ा अपन ने केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ, और दूसरा पढ़ा अपन ने बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। डायग्राम देख रहे हैं अपन, ये बोमेन संपुट है, ये समीपस्थ पुंडलिक नलिका। गिरवा है वो अल्पविकसित है, इसमें सिर्फ पक्षमा पाए जाते हैं। ये समीपस्थ पुंडलिक नलिका है, ये समीपस्थ पुंडलिक नलिका है। ये हेनले का लूप है, ये दूरस्थ पुंडलिक नलिका है और ये संग्रह नलिका है। तो अपने को क्या करना, अलग अलग भाग पढ़ने हैं। गिरवा बिल्कुल सिंपल था, विकसित भाग, इसमें पक्षमा उपकला पाई जाती है जो क्या करती है, गति में सहायता करती है। स्त्रावी नलिका का पहला भाग है जिसको अपन कह रहे हैं समीपस्थ पुंडलिक नलिका, समीपस्थ पुंडलिक नलिका। ये समीपस्थ पुंडलिक नलिका है। फिर दूसरा भाग जिसको अपन कहते हैं हेनले का लूप। हेनले के लूप की 2 भुजा है, जो नीचे आ रही है उसको कहते हैं अवरोही भुजा, जो नीचे जा रही है उसको क्या कहते हैं, अवरोही भुजा। जो ऊपर आ रही है उसको कह रहे हैं आरोही भुजा। तो इसमें 2 भुजा है, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। ये क्या है, ये दूरस्थ पुंडलिक नलिका है। क्या है, दूरस्थ पुंडलिक नलिका है। और ये क्या है, ये संग्रह नलिका है। क्या है, संग्रह नलिका है। तो अलग अलग भाग है, क्या है, अलग अलग भाग। इन चारों का अपन वर्णन करेंगे। सबसे पहले समीपस्थ पुंडलिक नलिका की बात करते हैं।
समीपस्थ कुंडित नलिका की दीवार होती है वो घनाकार उपलाई कोशिकाओं की बनी होती है। समीपस्थ कुंडित नलिका की दीवार किसकी बनी होती है? इस तरह से ये घनाकार उपला कोशिका की बनी होती है, ये घनाकार उपला कोशिकाओं की बनी होती है। इसकी विशेषता यह है कि समीपस्थ कुंडित नलिका की दीवार ये इस तरह से घनाकार उपला कोशिकाओं की बनी हुई है, ये घनाकार उपला कोशिकाओं की बनी होती है, घनाकार उपला कोशिकाओं की बनी होती है समीपस्थ कुंडित नलिका। समीपस्थ कुंडित नलिका किसकी बनी हुई है? घनाकार। इसके ऊपर असंख्य सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं? असंख्य ऐसे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। इसके ऊपर असंख्य सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं? ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं। ये सूक्ष्मांकुर क्या बनाएंगे? ब्रुश बॉर्डर बनाएंगे, जिसके कारण ये ग्लोमेरुलस निश्चित अधिक समय तक रुका रहता है। घनाकार उपला के ऊपर क्या होंगे? सूक्ष्मांकुर। घनाकार उपला के ऊपर क्या होंगे? सूक्ष्मांकुर। ये सूक्ष्मांकुर क्या बनाते हैं? ब्रुश बॉर्डर। क्या बनाते हैं? ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं, जिसके कारण निश्चित अधिक समय तक रुका रहता है। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है, निश्चित बनता है, वो अधिक समय तक रुका रहता है। उसकी विशेषता वो अधिक समय तक रुका रहता है और उसका अधिकतम भाग अवशोषित हो जाता है, यानी निश्चित का 65 से 90% यहाँ से अवशोषित हो जाता है। इसकी जो घनाकार उपला है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में होते हैं। इसके कारण क्या होता है? सक्रिय अवशोषण यहाँ से अधिक होता है। ठीक है, तो समीपस्थ कुंडित नलिका में सबसे पहली विशेषता ये कॉर्टेक्स भाग में पाया जाता है। पहली विशेषता आप बताओगे, कॉर्टेक्स भाग में पाया जाता है। ये क्या है? बोमेन संपुट और किसके बीच में है? हैले के लूप के बीच में है। समीपस्थ कुंडित नलिका है, उसकी विशेषता है कि उसकी दीवार किसकी बनी हुई है? घनाकार उपला कोशिका की बनी हुई है। समीपस्थ कुंडलित नलिका की दीवार घनाकार उपला कोशिका की बनी हुई है और इसके ऊपर असंख्य सूक्ष्मांकुर होते हैं जो ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं। आपने जो ब्रुश करते हैं वो देखा होगा, उस ब्रुश के अंदर कितने सारे क्या होता है? पानी की बूंद होती है, वो भी फंस जाती हैं। वैसे ये सूक्ष्मांकुर ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं, जिसके कारण निश्चित इसमें फंस जाता है और अधिकांश निश्चित का यहाँ से पुनः अवशोषण हो जाता है। समीपस्थ कुंडित नलिका से अधिकांश निश्चित का पुनः अवशोषण हो जाता है। अब ये ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं, इसके कारण अधिकांश निश्चित का यहाँ से अवशोषण हो जाता है। 65 से 90% निश्चित। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं जो ऊर्जा बनाते हैं, जिसके कारण अधिक से अधिक ये मोटर की तरह काम करता है और निश्चित को खींचता रहता है। अब सवाल आता है हेनले का लूप। आपको समझाते हैं हेनले का लूप के बारे में। तो अपन ने समीपस्थ कुंडित नलिका है उसका अध्ययन कर लिया है। अब अपन हेनले का लूप है उसको अध्ययन करेंगे। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इस तरह से ये समीपस्थ कुंडलित नलिका में सूक्ष्मांकुर होते हैं जो ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं। अब नेक्स्ट अपन हेनले लूप पढ़ रहे हैं। तो इस स्रावी नलिका का पहला भाग अपन ने पढ़ लिया है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है पहला भाग है उसको अपन ने अध्ययन कर लिया है। अब दूसरा भाग है उसका अध्ययन करेंगे हेनले का लूप। हेनले का लूप, हेनले का लूप यू आकार का या के स्पिन के आकार का होता है। ये यू आकार का या के स्पिन के आकार का होता है। यू आकार का या के स्पिन के आकार का होता है। बालों में जो के स्पिन लगाई जाती है काले कलर की, उसके आकार का ये होता है। ठीक है, इसकी दो भुजा होती है। एक भुजा होती है अवरोही भुजा और दूसरी भुजा होती है जिसका नाम होता है आरोही भुजा। जिसके अंदर हेनले का लूप ज्यादा लंबा होगा वो ज्यादा से ज्यादा जल अवशोषित करेगा और उसमें मूत्र की मात्रा कम बनेगी। अवरोही भुजा और आरोही भुजा, इसकी दीवार सल्की उपकला की बनी हुई है। इसकी दीवार सल्की उपकला की बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर सूक्ष्मांकुर का आभा होता है। जो अवरोही भुजा होती है वो जल के लिए पारगम्य होती है। अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है और आयनों के लिए अपारगम्य होती है। एक चीज याद रखनी है कि ये जल के लिए पारगम्य या आयनों के लिए अपारगम्य, ये चीज याद रखना आप लोग। ठीक है, और ये जो आरोही भुजा है ये उल्टी है। ये जल के लिए तो अपारगम्य है लेकिन आयनों के लिए क्या है? पारगम्य। ये चीज अपने को इसमें थोड़ी याद रखनी है। तो हेनले का लूप है वो मेडुला भाग में स्थित है। किस में स्थित है? हेनले का लूप किस में स्थित है? मेडुला भाग में स्थित होता है। अब उसके बाद में आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। पहला भाग हो गया समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा हो गया हेनले लूप। हेनले लूप में 2-3 पॉइंट ही है कि यू आकार का है, के स्पिन के आकार का है, मेडुला भाग में पाया जाता है। इसकी दो भुजा है, अवरोही भुजा आरोही भुजा। अवरोही भुजा की विशेषता है कि वो जल के लिए क्या है? पारगम्य, आयनों के लिए अपारगम्य है।
आरोही भुजा की विशेषता उल्टी है, जल के लिए अपारगम्य है, आयनों के लिए पारगम्य होती है। इसकी दीवार सल की उपकला की बनी होती है। इसकी दीवार किसकी बनी हुई है? सल की उपकला की बनी हुई है। इसकी दीवार सल की उपकला की बनी होती है और इसके ऊपर सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते। ये चीज ध्यान रखनी। कुछ किताबों में लिख रखा है बहुत कम सूक्ष्मांकुर होते हैं, कुछ किताबों में लिख रखा है सूक्ष्मांकुर होते नहीं है, तो इसमें सूक्ष्मांकुर बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से अपन ने ये स्रावी नलिका है उसका अध्ययन किया है। अब दूरस्थ कुंडली नलिका उसका अध्ययन करेंगे। तो पहले लूप है, सबसे पहले था मैलपिंगी कोश। मैलपिंगी कोश में क्या था? मैलपिंगी कोश में इस तरह की ये संरचना थी, बोमेन संपुट और ये केशिका गुच्छ। बोमेन संपुट और ये क्या था? केशिका गुच्छ। फिर ये क्या है? ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है, ये इस तरह से समीपस्थ कुंडलित नलिका है। फिर ये क्या है? ये हेनले लूप है। अब ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है और फिर आखिर में ये संग्रह नलिका है। अब ऐसे होता बच्चों कि अब आगे दूरस्थ कुंडलित नलिका की बारी। किसकी आ गई? ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है, डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका की ये विशेषता है कि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इस तरह से आप देखोगे घनाकार उपकला कोशिका होती है। जैसे समीपस्थ कुंडलित नलिका में थी वैसे इसमें भी क्या होती है? घनाकार उपकला कोशिका होती है। ये घनाकार उपकला कोशिका पाई जाती हैं। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका कॉर्टेक्स में स्थित है। इसमें क्या है? घनाकार उपकला कोशिकाओं का बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपको बताना है सूक्ष्मांकुर का अभाव होता है। यहाँ सूक्ष्मांकुर का अभाव होता है और यहाँ से जल और आयनों का अवशोषण होता है। क्या होगा? जल और आयनों का अवशोषण होता है। अब संग्रह नलिका है वो मेडुला भाग में स्थित है। संग्रह नलिका किस भाग में स्थित है? ये मेडुला भाग में स्थित होती है। संग्रह नलिका आपस में मिलती हैं। ये संग्रह नलिका एक दूसरी संग्रह नलिका से मिलेगी, दूसरी संग्रह नलिका तीसरी संग्रह नलिका से मिलेगी। इस तरह एक मोटी संग्रह नलिका बनेगी। इसका नाम होगा बेलनी की नलिका। अब ये क्वेश्चन बना, बेलनी की नलिका क्या है? बेलनी एक वैज्ञानिक था, उसने, आप बेलन याद कर लो, बेलनी की नलिका। तो संग्रह नलिका आपस में मिलती हैं। परिभाषा क्या है? संग्रह नलिका आपस में मिलती हैं। संग्रह नलिका आपस में मिलती हैं। संग्रह नलिका आपस में मिलती हैं और एक मोटी नली बनाती हैं, और एक मोटी नली बनाती हैं। संग्रह नलिका आपस में मिलती है और एक मोटी नली बनाती हैं, उसे कहते हैं बेलनी की नलिका। बेलनी, बेलनी की नलिका। ये बेलनी की नलिका किस में खुलती है? मूत्र वाहिनी के कीपाकार भाग में खुलती है, जिसका नाम होता है वर्क द्रोणी। ये मूत्र वाहिनी के कीपाकार भाग में खुलती है, जिसे वर्क द्रोणी, वर्क श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। ये मूत्र वाहिनी की कीपाकार भाग में खुलती है, जिसका नाम होता है पेल्विस। तो इस तरह से यहाँ पे ये मूत्र आएगा वो इस वर्क द्रोणी में आ जाएगा। तो ये वर्क संग्रह नलिका मिली, बेलनी की नलिका बनाई। बेलनी की नलिका किस में खुल गई? मूत्र वाहिनी के वर्क द्रोणी में खुल गई है। तो ये वर्क नलिका की संरचना आपको समझ में आ गई होगी। आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें कि ये है। अब आपने ये पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको एक सवाल इसमें से जो मैंने पढ़ा है उसमें से पूछूंगा, पोडोसाइट कोशिका कहाँ स्थित होती है? मेरा क्वेश्चन ये है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप उत्तर जरूर देंगे। पोडोसाइट कोशिका कहाँ स्थित होती है? कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें, पोडोसाइट कोशिका कहाँ स्थित होती है। दूसरी, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका में दो अंतर लिखो। समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका में दो अंतर लिखो। ये दो क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक डिफरेंट लिखें। आपको कोई समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं, उस पर मैसेज करें, मैं आपके तुरंत उत्तर दूंगा आपको कि सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि, यानी कि जो मूत्र का निर्माण है उसकी क्रियाविधि का अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे। मूत्र का निर्माण 3 चरणों में होता है।
मूत्र के निर्माण की क्रिया विधि। ये 3 चरणों के अंदर बच्चों स्टेप्स होगा। सबसे पहला स्टेप है जिसका नाम है परानिस्यंदन। परानिस्यंदन जिसको अपन कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से इसको जाना जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन। सबसे पहले आप बताओगे निस्यंद बनने की क्रिया को, निस्यंद बनने की क्रिया को, निस्यंद बनने की क्रिया को परानिस्यंदन कहते हैं। निस्यंद बनने की क्रिया को परानिस्यंद कहते हैं। ये परिभाषा है। परानिस्यंदन क्या है? निस्यंद बनने की क्रिया को अपन कहते हैं परानिस्यंदन। ये क्रिया केशिका गुच्छ में संपन्न होती है। ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है? केशिका गुच्छ में। अब आपको समझाते हैं कैसे क्या होता है। ये अभिवाही वर्ग धमनी है, वो रक्त को लेके आ रही है, और अपवाही वर्ग धमनी वो रक्त को लेके जा रही है। अभिवाही वर्ग धमनी का व्यास ज्यादा है और अपवाही का व्यास कम है। अभिवाही वर्ग धमनी क्या कर रही है? रक्त को लेकर आ रही है। अभिवाही वर्ग धमनी क्या कर रही है? रक्त को लेकर आ रही है, और अपवाही वर्ग धमनी वो रक्त को लेकर जा रही है। अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेकर आ रही है, अपवाही वर्ग धमनी रक्त को लेकर जा रही है। अभिवाही का व्यास क्या है? ज्यादा है। अभिवाही का व्यास क्या है? अधिक है। अपवाही का व्यास क्या है? कम है। अभिवाही जितना रक्त लाती है उतना अपवाही ले नहीं पाती है। ये रक्त यहाँ इकट्ठा होता है केशिका गुच्छ में। क्या होता है? ये रक्त केशिका गुच्छ में इकट्ठा होता है, और एक दाब लगाता है, द्रवस्थितिक दाब, उसके कारण रक्त छन जाता है। उसके कारण रक्त क्या हो जाएगा? छन जाएगा। एक दाब लगाएगी और उसके कारण रक्त छन जाएगा। इस छने हुए रक्त को अपन कहते हैं निस्यंद। क्या कहते हैं? निस्यंद कहते हैं। ये रक्त छन गया, ये छना हुआ रक्त होता है, इसको कहते हैं निस्यंद। छने हुए रक्त को अपन क्या कहते हैं? निस्यंद कहते हैं। जो छना हुआ रक्त है, जो छने हुए रक्त है, उसको कहा जाता है निस्यंद। ठीक है। इस रक्त होता है, इसका निर्माण कैसे हुआ कि अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेके आ रही है, अपवाही वर्ग धमनी रक्त को ले जा रही है। अभिवाही का व्यास अधिक है, आपको दिख रहा है इसका व्यास अधिक है, इसका व्यास कम है, तो जितना रक्त आता है उतना रक्त जा नहीं पाता। रक्त कहाँ इकट्ठा होता है? केशिका गुच्छ में, और वहां एक दाब डालता है। इस दाब को अपन कहते हैं द्रवस्थितिक दाब। द्रवस्थितिक दाब डाला जाता है। द्रवस्थितिक दाब को कहा जाता है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इस द्रवस्थितिक दाब के कारण रक्त छन जाता है। इसका मान होता है +70 mmHg। कुछ किताब में इसका मान +75 भी लिखा हुआ है, आपने +70 याद रखना है। अब रक्त छन गया तो निस्यंद, छने हुए रक्त को अपन ने कहा निस्यंद। निस्यंद बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? परानिस्यंदन कहते हैं। प्रति मिनट जितना निस्यंद बनता है, प्रति मिनट जितना निस्यंद बनता है, उसको कहते हैं निस्यंदन दर। क्या कहते हैं? निस्यंदन दर कहते हैं। 1 मिनट में जितना निस्यंद बनता है उसको निस्यंदन दर कहते हैं। प्रति मिनट कितना निस्यंद बनता है? 125 ml। 24 घंटे में कितना निस्यंद बनता है? 180 लीटर। 180 लीटर खून छनता है, वापस अवशोषित होता है, छनता रहता है, अवशोषित होता रहता है। तो 180 लीटर 24 घंटे में क्या होता है? नेफ्रॉन है, उसको छान देता है। उसका 99.2% है वापस अवशोषित हो जाता है, और 0.8% मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, 1 से 1.5 लीटर। तो अपने ये कुछ आंकड़े वो याद रखने हैं। सबसे पहले आपने बताया निस्यंद बनने की क्रिया को परानिस्यंदन कहते हैं। ये क्रिया केशिका गुच्छ में संपन्न होती है। ये केशिका गुच्छ में संपन्न हो रही है। अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेकर आ रही है। अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेकर आ रही है, अपवाही वर्ग धमनी उससे रक्त जा रहा है। अभिवाही का व्यास अधिक है, उसके कारण बहुत अधिक रक्त आ रहा है, अपवाही से कम जा रहा है। रक्त कहाँ इकट्ठा हो रहा है? ये रक्त इकट्ठा हो रहा है केशिका गुच्छ में। कहाँ इकट्ठा हो रहा है? केशिका गुच्छ में इकट्ठा हो रहा है, और वहां एक दाब डाल रहा है। उस दाब को कहते हैं द्रवस्थितिक दाब। उसके कारण रक्त छन रहा है। अब कुछ दाब ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ प्लाज्मा प्रोटीन, इस छने हुए रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसी छनकर नहीं आते हैं। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसी छनके नहीं आते हैं। ये क्या करते हैं? यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और एक दाब डालते हैं जिसका नाम होता है रक्त कोलाइडी परासरणी दाब। जिसका नाम होता है रक्त कोलाइडी परासरणी दाब। ये निस्यंद को छनने से रोकता है। रक्त कोलाइडी परासरणी दाब में ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मान होता है -20 -30 mmHg।
ठीक है। तो ये रक्त कोलाइडी पराशरणी दाब, जैसे आप चाय छानते हैं उसमें कभी मलाई आ जाती है, वो उसको छन्नी को ब्लॉक कर देती है। आप घी छानते हैं उसके अंदर वो कचरा आ जाता है, वो क्या करता है उस चीज को ब्लॉक कर देता है। वैसे यहाँ पे ये क्या है, ग्लोमेरुलस झिल्ली है। उस ग्लोमेरुलस झिल्ली पे ये रक्त कोलाइडी पराशरणी दाब क्या कर रहा है, इसको निश्चिंत को बनने से रोक रहा है। इसके अलावा यहाँ खाली जगह है, इस खाली जगह में क्या होती है, हवा भरी होती है, निश्चिंत आता है वो भी बढ़ जाता है। ये भी एक दाब डालता है जिसका नाम होता है वर्कीय संपुटीय दाब। वर्कीय संपुटीय दाब, ये दाब भी विपरीत कार्य करता है। ये कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये भी नेगेटिव होता है। इसका मान होता है 20 mmHg। तो इस तरह से प्रभावी निस्यंदन दाब है, जो प्रभावी निस्यंदन दाब होता है, जो प्रभावी निस्यंदन दाब है, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, प्रभावी निस्यंदन दाब है, वो एक्चुअल में क्या है कि ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ये कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसके बराबर होगा। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा वो 70 होगा, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस 30 होगा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस 20 होगा। तो इस तरह से उत्तर आएगा प्लस 20 mmHg, यानी प्रभावी निस्यंदन दाब का मान होता है प्लस 20 mmHg। अब आपको पूछा कि परानिस्यंदन क्रिया समझाओ, तो आपने सबसे पहले कहा निस्यंद बनने की क्रिया को परानिस्यंदन कहते हैं। ये क्रिया केशिका गुच्छ में संपन्न होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है कि ये छना हुआ रक्त होता है, इसको कहा जाता है निस्यंद। जो ये रक्त छन रहा है, रक्त छन रहा है, इसको निस्यंद कहते हैं। निस्यंद में क्या छन के नहीं आता है, प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसी छन के नहीं आता है। अब प्रति मिनट जितना निस्यंद बनता है उसको निस्यंदन दर कहते हैं। 1 मिनट में कितना निस्यंद बनता है, 125 ml, और 180 लीटर 24 घंटे बनता है उसका 99.2% पुनः अवशोषित हो जाता है, 0.8% मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। अब ये रक्त छन किसके कारण रहा है, द्रवस्थितिक दाब के कारण छन रहा है, उसका मान होता है प्लस 70 mmHg। रक्त कोलाइडी पराशरणी दाब एक ऐसा दाब है जो रक्त को छनने से रोक रहा है। ये प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसी कारण उत्पन्न होता है। वर्गीय संपुटीय दाब भी क्या करता है, निस्यंद बनने से रोकता है, इसका मान प्लस 20 mmHg होता है। रक्त कोलाइडी पराशरणी दाब का मान प्लस 30 mm माइनस 30 mmHg होता है। तो इस तरह से उत्तर आया प्लस 20 mmHg। तो प्रभावी निस्यंदन दाब जोड़ और बाकी करके आपने ज्ञात कर लिए। अब सवाल ऐसे घुमा के आता है कि ऐसा नहीं करके उसने क्या किया, ये अभिवाही का व्यास कम कर दिया और अपवाही का व्यास बढ़ा दिया। मान लो अभिवाही वर्ग धमनी है, उसकी तुलना में अपवाही वर्ग धमनी का व्यास बढ़ा देंगे तो नेचुरल सी बात है निस्यंद नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, और सारा के सारा निकल जाएगा आगे। तो ये क्रिया है वो रुक जाएगी, परानिस्यंदन क्रिया रुक जाएगी। दूसरा सवाल है कि अगर इसकी वैल्यू है वो प्लस 40 mmHg कर दी जाए, प्रभावी निस्यंदन दाब प्लस 20 से प्लस 40 हो जाएगा, तो क्या होगा, तो आपको बता निस्यंद दुगना बढ़ेगा। अब एक सवाल मैं आपको सीधा सा पूछूंगा, आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इसमें मेरा एक क्वेश्चन का उत्तर देना कमेंट बॉक्स में। यदि वर्गीय संपुटीय दाब का मान, यदि वर्गीय संपुटीय दाब का मान -20 के स्थान पर मैं -40 mmHg कर दूं तो क्या होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें और उत्तर दें। और ये चैनल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मूत्र के निर्माण क्रियाविधि का दूसरा चरण है चयनात्मक पुनः अवशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण सवाल है दूसरा, चयनात्मक पुनः अवशोषण क्या है। जो निस्यंद बनता है उस निस्यंद में बहुत सारे उपयोगी पदार्थ होते हैं। अब जो निस्यंद बना है उस निस्यंद में बहुत सारे उपयोगी पदार्थ होते हैं। निस्यंद में क्या होते हैं, बहुत सारे उपयोगी पदार्थ होते हैं। निस्यंद में बहुत सारे उपयोगी पदार्थ होते हैं। जो निस्यंद बना है उसमें बहुत सारे उपयोगी पदार्थ होते हैं। जैसे ये निस्यंद अपन ने लिया है, देखा है, इसमें क्या क्या है, इसमें जैसे ग्लूकोज है, इस निस्यंद में क्या है, एमिनो एसिड्स हैं, जैसे इस निस्यंद में विटामिन हैं, जैसे इस निस्यंद में खनिज लवण है, इस निस्यंद के अंदर क्या है, जल है,
इस निश्चिंद के अंदर जल है, खनिज लवण है, विटामिन है, ग्लूकोज है, ठीक है। इसके अलावा इसमें यूरिया भी उपस्थित है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। तो इसमें कई पदार्थ उपस्थित हैं। तो निश्चिंद में से उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण होना, निश्चिंद में से उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण किया जाता है, निश्चिंद में से उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण किया जाता है, इसको कहते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। तो चयनात्मक पुनः अवशोषण का मतलब यही है कि आपने निश्चिंद लिया, उसमें से उपयोगी पदार्थों का चयन कर लिया। नेचुरल सी बात है, आपको कचरा है और कोई मान लो पड़ा है कहीं, तो आप उसमें कोई चीज ढूंढते हो कि भाई इसमें क्या क्या चीजें उपयोगी है, तो आप उसको ढूंढ लेते हो, तो वो चयनात्मक कहलाता है। वैसे निश्चिंद बना है, उसमें कुछ काम की चीजें भी हैं। अगर ये निश्चिंद सारा शरीर से बाहर निकल जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। निश्चिंद में बहुत अधिक मात्रा में जल है, निश्चिंद में बहुत अधिक मात्रा में खनिज लवण है, निश्चिंद में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज है। अगर ये शरीर से बाहर निकल जाएंगे व्यक्ति मर जाएगा। अब ये चयनात्मक पुनः अवशोषण के आधार पर पदार्थ तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं उच्च दहली पदार्थ, एक होते हैं उच्च दहली पदार्थ, एक होते हैं जिनको कहते हैं निम्न दहली पदार्थ, और एक होते हैं जिनको कहते हैं अदहली पदार्थ। तीन तरह के पदार्थ होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण हो जाता है, ऐसे पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण हो जाता है, ऐसे पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण हो जाता है। कोई भी पदार्थ है यदि उसका पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण हो जाएगा, तो जैसे ग्लूकोज है उसका पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण हो जाता है, जैसे अमीनो एसिड है उसका पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण हो जाता है, जैसे विटामिन हैं इनका पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण हो जाता है, तो उनको उच्च दहली पदार्थ कहते हैं। जिनका कम मात्रा में अवशोषण होता है, कम मात्रा में अवशोषण होता है, उनको कहा जाता है निम्न दहली पदार्थ। जैसे अपने को बताना है जल है, जैसे अपने को बताना है खनिज आयन है, इनका कम मात्रा में होता है। वे पदार्थ जिनका निश्चिंद में से अवशोषण नहीं होता है, वे पदार्थ जिनका निश्चिंद में से अवशोषण नहीं होता है, जिनका निश्चिंदन में से क्या होता है अवशोषण नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अदहली पदार्थ। ठीक है। अब अपन कहते हैं जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, हिप्यूरिक अम्ल है, यूरिया, यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, ये अपने को ध्यान रखना है कि कौन से पदार्थ है उनका अवशोषण होता है और कौन से पदार्थ है उनका अवशोषण नहीं होता है। तो निश्चिंद में बहुत सारे उपयोगी पदार्थ हैं, अगर ये शरीर से बाहर निकल जाएंगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो निश्चिंद में से केवल उपयोगी पदार्थ है उनका पुनः अवशोषण किया जाता है, इसको कहते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। यदि किसी पदार्थ का पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण कर लिया है तो उसको उच्च दहली पदार्थ, और किसी पदार्थ का यदि कम मात्रा में अवशोषण हुआ तो निम्न दहली पदार्थ, और जिनका बिल्कुल भी अवशोषण नहीं होता उनको अदहली पदार्थ कहते हैं। अब ये जो चयनात्मक पुनः अवशोषण है वो वर्क नलिका के अलग अलग भागों से संपन्न होता है। सबसे पहले अपन समीपस्थ कुंडलित नलिका से चयनात्मक पुनः अवशोषण पढ़ेंगे। समीपस्थ कुंडलित नलिका से चयनात्मक पुनः अवशोषण कैसे होता है आपको समझाते हैं कि समीपस्थ कुंडलित नलिका से चयनात्मक पुनः अवशोषण, समीपस्थ कुंडलित नलिका से चयनात्मक पुनः अवशोषण। जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है ये वर्ग के कॉर्टेक्स भाग में स्थित होती है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी दीवार घनाकार उपला कोशिका की बनी हुई है और इसके ऊपर असंख्य सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ये ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं जिसके कारण निश्चिंद अधिक समय तक रुका रहता है और यहाँ पे अधिकतर 65 से 90% यहाँ पुनः अवशोषित हो जाता है। तो आप बताओगे कुल निश्चिंद का यहाँ 65 से 90% तक पुनः अवशोषित हो जाता है। कुल निश्चिंद का कितने प्रतिशत अवशोषित हो जाता है? 65 से 90% तक यहाँ पुनः अवशोषित हो जाता है। कितना अवशोषित होगा? 65 से 90% तक पुनः अवशोषित हो जाता है। ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण हो जाता है, ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण हो जाता है। यहाँ से ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण हो जाता है। अधिकांश जल और खनिज आयन और एमिनो अम्ल का भी अवशोषण हो जाता है। अधिकांश जल है, खनिज आयन है और एमिनो अम्ल का अवशोषण भी यहाँ से हो जाता है। इसकी दीवार बनी होती है घनाकार उपला कोशिका की, इसकी दीवार बनी होती है घनाकार उपला कोशिकाओं की और उसके ऊपर असंख्य पाए जाते हैं सूक्ष्मांकुर। समीपस्थ कुंडलित नलिका की दीवार बनी होती है घनाकार उपला की कोशिका की और उसके ऊपर असंख्य सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं? ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं जिसके कारण निश्चिंद अधिक समय तक रुका रहता है, जिसके कारण निश्चिंद क्या होगा? अधिक समय तक रुका रहता है
और यहाँ अवशोषण अधिक होता है, यहाँ अवशोषण क्या होगा, अधिक होगा। इसके अलावा जो ये घनाकार उपकला कोशिका है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में होते हैं, जिसके कारण ये ऊर्जा उत्पादन अधिक करते हैं, जिसके कारण ऊर्जा उत्पादन अधिक होगा। ऊर्जा उत्पादन अधिक होगा तो सक्रिय अवशोषण भी अधिक होगा, यानी ऊर्जा की सहायता से अवशोषण भी अधिक होगा। तो इस तरह से समीपस्थ कुंडलित नलिका है उसमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पुटअप होता है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में किस पदार्थ का पुनः अवशोषण पूर्ण रूप से हो जाता है, ग्लूकोज का। यहाँ से कुल निश्चयंत का 65 से 90% पुनः अवशोषित होता है। ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण हो जाता है, जल खनिज एमिनो अम्ल इनका कुछ मात्रा में अवशोषण होता है। कुल निश्चयंत का 65 से 90% यहाँ पुनः अवशोषित हो जाता है। इससे जल खनिज लवण और एमिनो अम्ल का अवशोषण होगा। इसकी दीवार घनाकार उपला कोशिका की बनी हुई है। इसमें आसंख्य सूक्ष्मांकुर है जो ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं, जिसमें निश्चित अधिक समय तक रुका रहता है। यह अवशोषण का तल बढ़ाता है, क्या करता है, अवशोषण का तल बढ़ाता है। और अवशोषण का तल बढ़ने के कारण निश्चित अधिक समय तक रुका रहता है और उसका अधिकांश अवशोषण हो जाता है। इसके अलावा घनाकार उपला कोशिका में क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऊर्जा उत्पादन अधिक करते हैं, जिसके कारण सक्रिय अवशोषण भी अधिक होता है। यहाँ से अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे हेनले के लूप से। जो हेनले का लूप है उससे चयनात्मक पुनः अवशोषण। हेनले के लूप से चयनात्मक पुनः अवशोषण में ऐसे बताना है कि हेनले का लूप होता है मेडुला भाग में स्थित होता है। हेनले का लूप का स्थित होता है, ये मेडुला भाग में स्थित होता है। सबसे पहली विशेषता बताओगे, मेडुला भाग में स्थित है। ये यू आकार का या केशपिन आकार का है, ये यू आकार का या केशपिन आकार का होता है। इसकी दो भुजाएं हैं, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। इसकी दो भुजा हैं, एक भुजा का नाम होता है अवरोही भुजा और दूसरी भुजा का नाम होता है आरोही भुजा। जो ऊपर जा रही है उसका तो नाम होता आरोही, नीचे आ रही उसका नाम होता अवरोही भुजा। इसकी दीवार ऐसे सल्की उपकला की बनी हुई है। इसकी दीवार किसकी बनी हुई है, इस तरह से ये सल्की उपकला की बनी हुई है, ठीक है। ये सल्की उपकला की इसकी दीवार बनी हुई है। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो अवरोही भुजा है वो किससे जुड़ी हुई है, समीपस्थ कुंडलित नलिका से, और ये जुड़ी हुई है दूरस्थ कुंडलित नलिका से, ठीक है। इसमें जो निश्चिंद आता है उसकी विशेषता होती है वो आइसोटोनिक होता है। कैसा होता है, अल्प पराशरी होता है, ठीक है। यानी इसमें आयन कम होते हैं, जल ज्यादा होता है। यहां से ये जल के लिए पारगम्य है, ये जल के लिए क्या है, पारगम्य है, और आयन के लिए क्या है, अपारगम्य है। ये आयनों के लिए अपारगम्य होती है। तो निश्चिंद है उसमें से क्या होता है, जल जल निकल जाता है। तो यहाँ निश्चिंद अल्प पराशरी से अति पराशरी हो जाता है। निश्चिंद कैसा होगा, अल्प पराशरी से अति पराशरी। आपने पानी को गर्म किया है, पानी उड़ गया, चाशनी गाढ़ी हो गई है, तो ये अल्प पराशरी निश्चिंद था। इसमें आयन थे वो थे कम और जल था अधिक। इस तरह से इसमें अति पराशरी से, तो इस तरह से निश्चिंद कैसा था, अल्प पराशरी था। निश्चिंद कैसा हो गया, अति पराशरी हो गया। यहाँ पे निश्चिंद है वो अति पराशरी प्रवेश करेगा, लेकिन इसकी विशेषता क्या होगी, ये अति पराशरी निश्चिंद है, इसमें क्या है, आयन बहुत ज्यादा है। आयन आयन निकल जाएंगे, आयन आयन क्या होंगे, निकल जाएंगे, लेकिन जल नहीं निकलेगा। आयन आयन होंगे, उनका चयनात्मक पुनः अवशोषण हो जाएगा, लेकिन जल के अणु नहीं जाएंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम है, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, ये आयन है, ये आयन अवशोषित हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, जल इसमें से नहीं जा पाता है, ये जल के लिए अपारगम्य है। तो निश्चिंद वापस कैसा हो जाता है, सम पराशरी हो जाता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें निश्चिंद था वो अल्प पराशरी था, यानी उसमें क्या था, जल था वो ज्यादा था और आयन कम थे। जल जल निकल गया, आयन क्या हो गए, बच गए। तो इस तरह से निश्चिंद कैसा हो गया, गाढ़ा। और यहाँ ये अति पराशरी निश्चिंद था, वापस कैसा हो गया, सम पराशरी हो गया। तो इस तरह से ये हेनले का लूप है, इसमें चयनात्मक पुनः अवशोषण हुआ है। ये यू आकार का या केशपिन के आकार का है, इसके अंदर सल्की उपकला का बना हुआ ये इस तरह। अब उसके बाद अपन है वो पढ़ेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका से चयनात्मक पुनः अवशोषण। दूरस्थ कुंडलित नलिका से चयनात्मक पुनः अवशोषण।
सबसे पहले अपन ने समीपस्थ कुंडित नलिका से चयनात्मक पुनः अवशोषण पढ़ा। यहाँ से निश्चिंत है उसका 65 से 90% पुनः अवशोषित हुआ। ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अवशोषण हुआ। फिर हेनले के लूप की दो भुजा थी, अवरोही भुजा आरोही भुजा। अब ये दूरस्थ कुंडित नलिका है। दूरस्थ कुंडित नलिका की विशेषता ये है कि ये भी किसकी बनी हुई है, दूरस्थ कुंडित नलिका है वो भी बनी हुई है घनाकार उपला कोशिका की, लेकिन उसके ऊपर क्या है, सूक्ष्मांकुर नहीं है और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होते हैं, कम होते हैं। इसमें सूक्ष्मांकुर नहीं बनाने आपको। यहां से जल और आयनों का अवशोषण हो जाता है। जो जल और आयन है उनका अवशोषण हो जाता है। जल और आयनों का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण एक हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, एडीएच, वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है वो निकलता है पश्च पीयूष ग्रंथि के पश्च पाली से। जो पश्च पाली होती है जिसको अपन न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे निकलता है। ये एडीएच हार्मोन मूत्र विरोधी हार्मोन होता है। ये जल का पुनः अवशोषण उसको प्रेरित करता है। यहां से सोडियम और क्लोराइड भी पुनः अवशोषित होते हैं। इसका नियंत्रण करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन करते हैं। तो यहां से जल और आयनों का अवशोषण होता है और इसका नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। जल अवशोषण का नियंत्रण होता है वो एडीएच हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन करता है। और अपन सोडियम और क्लोराइड अवशोषण कौन करता है, एल्डोस्टेरोन नियंत्रित करता है। अब ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, दूर संग्रह नलिका है, इस संग्रह नलिका से क्या होता है, जैसे ही संग्रह नलिका में निश्चंद आता है, जैसे ही संग्रह नलिका में निश्चंद आता है उसको नाम दे देते हैं मूत्र। क्या दे देते हैं, यहां से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। यहां से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि चयनात्मक पुनः अवशोषण है वो समीपस्थ कुंडित नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडित नलिका, यह सब हुआ। ये सब निश्चंद है, ये सब निश्चंद गया काम। ये क्या थी, ये अपने था बोमेन संपुट। क्या था, बोमेन संपुट। ये अभिवाही वर्ग धमनी थी, ये अपवाही वर्ग धमनी थी, और ये क्या है, परिनलिकी केशी के जाल है। ये सब निश्चिंत वापस खून में मिक्स हो गया। वापस किस में मिक्स हो गया, रक्त के अंदर इस तरह से मिश्रित हो गया। और ये रक्त के अंदर इस तरह से वापस क्या हुआ, जो रक्त छना था वापस रक्त है निश्चिंत है वो रक्त में मिश्रित हो गए। यहाँ से ये सब पदार्थ ये परिनलिकी केशी के जाल में चले गए। यहाँ से ये सब पदार्थ परिनलिकी केशी के जाल में चले गए। इस तरह से ये निश्चिंत है। इस निश्चिंत में जितने भी जो पदार्थ थे वो सब परिनलिकी केशी के जाल के अंदर चले गए। तो ये वापस खून के अंदर आ गया। जो यहाँ निश्चिंत बना था, निश्चिंत बहुत अधिक मात्रा में बना था, तो उसका सब जगह चयनात्मक पुनः अवशोषण हुआ है और वापस सब पदार्थ है वो क्या हो गए, रक्त में चले गए। तो इस तरह से ये चयनात्मक पुनः अवशोषण पूरा हो गया। तो निश्चिंत है उसके अपन ने मूत्र निर्माण के 2 चरण पढ़ लिए हैं, परानिश्चिंदन और चयनात्मक पुनः अवशोषण। अब तीसरा स्टेप पढ़ेंगे नली के स्त्रावण। क्या पढ़ेंगे, नली के स्त्रावण। ये तीसरा स्टेप है नली के स्त्रावण। ठीक है, अब अपन तीसरा स्टेप पढ़ेंगे नली के स्त्रावण। तो आप लोग देखें इसको अच्छी तरह। अब अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है नली के स्त्रावण। नली के स्त्रावण। ये नली के स्त्रावण आपको समझाते हैं कैसे क्या होता है। नली के स्त्रावण क्रिया है उसको समझाते हैं आपको। नली के स्त्रावण क्रिया में ऐसे होगा बच्चों कि भाई ये जो परानिश्चिंदन क्रिया हुई थी, ये अभिवाही वर्ग धमनी है वो रक्त को लेकर आती है। अभिवाही वर्ग धमनी क्या करती है, रक्त को लेकर आ रही है। अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेकर आ रही है और अपवाही वर्ग धमनी से रक्त जा रहा है। अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेकर आ रही है और अपवाही वर्ग धमनी से रक्त जा रहा है। ठीक है, अभिवाही का व्यास अधिक है, अपवाही का व्यास क्या है, कम है। तो यहाँ केशिका कुछ में रक्त इकट्ठा होता है और ये रक्त छन रहा है। इसको कहते हैं निश्चिंत। क्या कहते हैं, निश्चिंत कहते हैं। अब समस्या ये आई है कि कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, कुछ दीर्घ आणविक आकार वाले कण होते हैं। कुछ ऐसे अणु होते हैं दीर्घ आणविक आकार वाले कण होते हैं, जैसे पोटेशियम आयन है,
जैसे हाइड्रोजन आयन है, जैसे यूरिक अम्ल है, जैसे हिप्यूरिक अम्ल है, ये नाम याद रखना है बच्चों। जैसे पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, यूरिक अम्ल है, हिप्यूरिक अम्ल है, ये जैसे रंगा पदार्थ है, पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे अपन कहते हैं कि हिप्यूरिक अम्ल औषधियां हैं, ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये यहाँ से छन नहीं पाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, हिप्यूरिक है, पोटेशियम है, ये सब छन नहीं पाते हैं, ये सब रक्त के साथ चले जाते हैं। ये सब कहाँ चले गए, ये सब रक्त के साथ चले गए हैं, ये सब पदार्थ रक्त के साथ चले गए। अब रक्त के साथ चले गए तो अपने टेंशन करने की जरूरत नहीं, अपन इनका इलाज कर देंगे। अब क्या होगा, ये क्या है, बोमेन संपुट है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है, इस तरह से ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर ये हैनले का लूप है, ये हैनले का लूप है, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है, और ये संग्रह नलिका है, ठीक है। अब ये पदार्थ सब चले गए हैं, ये पदार्थ परिनली के केशी के जाल में चले गए, ये परिनली के केशी के जाल है उसमें चले गए, ये वसा रेक्टा में चले गए, ये परिनली के केशी के जाल में चले गए, ये इसके चारों तरफ परिनली के केशी के जाल है उसमें चले गए, परिनली के केशी के जाल में चले गए। अपन कहते हैं कोई बात नहीं, चले गए तो अपने टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करते हैं कि इन पदार्थों का, जो ये पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, इन सब का सक्रिय स्थानांतरण कर देते हैं वर्क नलिका के विभिन्न भागों में। इन सब का सक्रिय स्थानांतरण कर देते हैं वर्क नलिका के विभिन्न भागों में। इसको कहा जाता है नलिकीय स्त्रावण। बिल्कुल सिंपल है कि ये जो पदार्थ है दीर्घ आणविक आकार वाले, इनका परिनली के केशी के जाल से, परिनली के केशी के जाल से, परिनली के केशी के जाल से कहाँ स्थानांतरण कर दिया जाता है, वर्क नलिका के विभिन्न भागों में कर दिया जाता है। वर्क नलिका के अलग अलग भागों में इनको लाके डाल दिया जाता है। इसको कहा जाता है सक्रिय अभिगमन द्वारा स्थानांतरण। ये सक्रिय अभिगमन यानी एनर्जी की सहायता से इनका ट्रांसफर कर दिया है, तो अपन इसको कहते हैं नलिकीय स्त्रावण। तो नलिकीय स्त्रावण क्या है, नलिकीय स्त्रावण का मतलब यही है कि अभिवाही वर्ग धमनी उससे रक्त आ रहा था, अपवाही वर्ग धमनी से रक्त जा रहा था, इसका व्यास अधिक था तो सारे पदार्थ छन गए, अपन खुश हो रहे थे। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे जो छन के नहीं आए, दीर्घ आणविक आकार वाले पदार्थ, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, यूरिक अम्ल है, हिप्यूरिक अम्ल है, रंगा पदार्थ छनकर नहीं आए, औषधियां छन के नहीं आई, कोई बात नहीं, छन के नहीं आई। तो ये परिनली के केशी के जाल होता है, परिनली के केशी के जाल, इसके चारों तरफ रक्त बह रहा है, इससे ये सब पदार्थ किस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, सक्रिय अभिगमन द्वारा। पोटेशियम उठाया, ये पोटेशियम उठाया, किस में ट्रांसफर कर दिया, वर्क नलिका में। ये यूरिक अम्ल उठाया, किस में ट्रांसफर कर दिया, इसमें ट्रांसफर कर दिया। ये जैसे हाइड्रोजन उठाया, ट्रांसफर कर दिया, औषधियां उठाई, ट्रांसफर कर दिया, और ये सब पदार्थ शरीर के लिए अनुपयोगी है, ये सब शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो इस क्रिया को कहा जाता है नलिकीय स्त्रावण। तो नलिकीय स्त्रावण का मतलब है परिनली के केशी के जाल से सभी पदार्थों का किस में स्थानांतरण किया जाता है, वर्क नलिका में स्थानांतरण किया जाता है, उसको कहते हैं नलिकीय स्त्रावण। अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रक्त अपोहन। रक्त अपोहन क्या है वो आपको समझाते हैं। रक्त अपोहन क्या होता है? रक्त अपोहन को अपन कहते हैं हीमो डायलिसिस। एक्चुअल में रक्त अपोहन का मतलब है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, जब हमारा वर्ग काम करने, गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तो अपने को रक्त अपोहन की आवश्यकता होती है, यानी रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में यूरिया की मात्रा है वो बढ़ जाती है और 120 मिलीग्राम तक हो जाती है। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ गई तो एक बीमारी हो जाती है जिसको अपन कहते हैं यूरेमिया। यूरेमिया रोग ऐसा रोग होता है जिसमें रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, रक्त अपोहन की क्रिया करते हैं। इसमें व्यक्ति है उसको चक्कर आना शुरू हो जाता है,
व्यक्ति को कमजोरी आनी शुरू हो जाती है और व्यक्ति है उसमें थकान महसूस होती है और व्यक्ति की मरने की संभावना बढ़ जाती है। इसका काम है, उसके मेन रीजन है, उसके वर्क है, किडनी है वो फेल हो गई। क्या हो गई? किडनी फेल हो गई, यानी उसके वर्क काम नहीं कर रहे हैं। और वर्क काम नहीं कर रहे हैं तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ रही है। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ती है, एक बीमारी होती है जिसका नाम है यूरेमिया। ये ऑब्जेक्टिव सवाल याद रखना है कि यूरेमिया बीमारी में रक्त में किसकी मात्रा बढ़ती है? यूरिया की। अब सबसे पहले ये क्या है, ये आपको बताना है कि यह प्रोसीजर कैसे करेंगे। सबसे पहले उसकी धमनी में से रक्त को बाहर निकाला। जो धमनी है उस धमनी में से क्या किया है, अपन ने रक्त को बाहर निकाल लिया। धमनी में से रक्त को दबा क्यों निकाला है? धमनी में उत्सर्जी पदार्थ अधिक है। धमनी में से रक्त को बाहर निकाला, फिर उसमें हिपेरिन मिलाया। हिपेरिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, रक्त स्कंदन को रोकता है। रक्त स्कंदन को रोकता है। हमारी रक्त वाहिनियां हैं उसमें रक्त का थक्का क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि हिपेरिन है, ये रक्त स्कंदन को रोकता है, रक्त का थक्का जमने से रोकता है। फिर इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, धमनी में से रक्त को बाहर निकाला, बाहर निकाल के उसमें हिपेरिन मिलाया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा किया। फिर इसको क्या करते हैं, एक प्लास्टिक है जिसका नाम है सेलाफोन प्लास्टिक। जो सेलाफेन प्लास्टिक है उसमें डाल दिया इसको, सेलाफेन प्लास्टिक में इसको डाल दिया। ये सेलाफेन प्लास्टिक है इसके अंदर, उसके अंदर डाल दिया। इस सेलाफेन प्लास्टिक के चारों तरफ क्या है, इस सेलाफेन प्लास्टिक के चारों तरफ एक अपोहनी तरल भरा हुआ है। इसमें एक तरल भरा हुआ है, उसका नाम है अपोहनी तरल। इसमें एक तरल भरा हुआ है जिसका नाम है अपोहनी तरल। इस अपोहनी तरल की विशेषता यह है कि इसकी परासरणी सांद्रता, अपोहनी तरल की परासरणी सांद्रता, जो अपोहनी तरल है उसकी परासरणी सांद्रता रक्त के बराबर होती है। रक्त की जितनी सांद्रता होती है अपोहनी तरल की सांद्रता होती है। सिर्फ इसमें यूरिया नहीं होता है। क्या नहीं होता है? यूरिया नहीं होता। तो यूरिया क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करता है और ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है, आपको बताना है अपोहनी तरल। तो यूरिया निकल के क्या हो जाता है, सब अपोहनी तरल में आ जाता है। बाकी सभी पदार्थ की सांद्रता इसके समान ही होती है। यूरिया है, यूरिक अम्ल है, पोटेशियम है, जैसे ये क्रिएटिनिन है, हिप्यूरिक अम्ल है, ये सब पदार्थ क्या होते हैं, इसमें से निकल कर बाहर आ जाते हैं। फिर ये रक्त हो जाता है साफ। कैसा हो जाता है? फिर ये रक्त हो जाता है शुद्ध। अब ये रक्त कैसा हो गया? शुद्ध हो गया है। इसमें से यूरिया बाहर आ गया, अपोहनी तरल में आ गया है। फिर इस शुद्ध रक्त को क्या किया जाता है, इस शुद्ध रक्त को बॉडी के शरीर के तापमान के अनुसार गर्म करते हैं। शरीर का जितना तापमान है उसके अनुसार गर्म करते हैं। इसमें एंटी हिपेरिन मिलाते हैं ताकि हिपेरिन का प्रभाव समाप्त हो जाए। फिर इसको शीरा में ट्रांसफर कर देते हैं, जो शीरा है उसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, ये क्रिया कहलाती है रक्त अपोहन। ये एक्चुअल में एक काफी महंगी क्रिया है। इसमें काफी लोगों की जिंदगी बचाई जाती है। हर 10-15 दिन में ये क्रिया करनी पड़ती है। खर्चा बहुत आता है और ये एक जब तक उसको किडनी नहीं मिलती है, जब तक उसको किडनी नहीं मिलती तब तक ये जीवन बचाने का तरीका है। सुइयां डालते हैं इसमें शरीर में और क्या करते हैं, खून निकालते हैं। इस तरह से बहुत दर्ददायी क्रिया है और काफी महंगी क्रिया है। सरकारी हॉस्पिटलों में बहुत कम इसकी सुविधा उपलब्ध है। प्राइवेट वाले खूब इससे क्या करते हैं, एक तरह से पैसा लेते हैं, खून चेंज करते हैं, पूरा खून निकालते हैं, यूरिया निकाल देते हैं खून के अंदर से और साफ खून डाल देते हैं शरीर में। तो इस तरह से रक्त अपोहन हो गया। तो इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देख देना कि ये जो कृत्रिम वर्ग की युक्ति होती है, जो आर्टिफिशियल जो किडनी है वो किस प्लास्टिक की बनी होती है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा तो आप उत्तर जरूर देंगे। थैंक यू।